नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। मित्रहो, राज्यातल्या पूर्व विदर्भ, पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्यातल्या अशा 3 टापूमधल्या एकूण 13 लोकसभा मतदारसंघातल्या निवडणुका पार पडलेल्या आहेत. 7 मे आणि 20 मे असे 2 निवडणुकांचे दिवस आणि टप्पे शिल्लक आहेत. 48 पैकी 35 जागांवर या 2 दिवसांमध्ये निवडणुका होणार आहेत आणि या जागा भाजपचं भवितव्य ठरवणार आहेत आणि नरेंद्र मोदी यांना महाराष्ट्र किती मदत करू शकतो हे देखील याच 2 दिवशी ठरणार आहे. आणि त्यामुळे या 2 दिवसांच्या आधीच जे राजकीय नेते एरवी ज्योतिषांचा आधार घेत आपला अर्ज भरतात, आपल्या मिरवणुका काढतात, आपल्या मंत्रिपदाचा स्वीकार करतात, आपल्या दालनांमध्ये बसतात आणि एक हे गोष्ट स्पष्ट झालेली आहे की हे सगळे बडे राजकारणी किती काही सांगत असले तरी आपल्या कुंडलीचा आणि ज्योतिषांचा आधार घेत आपली राजकीय कारकीर्द करत असतात. आणि त्यामुळेच येणाऱ्या दिवसांमध्ये मोदींच्या ललाटी काय लिहिलंय, राहुल गांधींच्या नशिबी मुख्यमंत्रीपदाचा माफ करा पंतप्रधान पदाचा योग आहे की नाही, आणि हे होत असताना राज्यातल्या 5 महत्त्वाच्या निवडणुकांवर कोण बाजी मारणार, मोदींचं काय होणार, इंडियाचं काय होणार, असे खूप सारे प्रश्न घेऊन आपण पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकडे पोहोचलेलो आहोत. आपल्याला सगळ्यांना ठाऊक आहे पंडित राजकुमार शर्मा हे एक जगविख्यात ज्योतिषी आहेत. काही मोजके अपवाद वगळता त्यांची भविष्यवाणी ही खूप मोठ्या प्रमाणात खरी ठरलेली आहे. अर्थात ज्योतिषी म्हणजे काही देवाचं दुसरं रूप नाही. ग्रहतारे आणि कुंडलींच्या आधारांवर जे राजकीय नेत्यांचं आणि पक्षांचं भविष्य वर्तवतात त्याचं नाव ज्योतिषी आहे. आणि त्यामुळेच आज आपण पंडित राजकुमार शर्मांना भेटणार आहोत. पण मित्र हो, या एपिसोडमध्ये जी मतं व्यक्त होतील त्याच्याशी टाईम महाराष्ट्राचा संपादकीय पातळीवरून थेट संबंध नाही. ही कुंडलीच्या आधारावर ज्योतिषांनी मांडलेली मतं आहेत किंवा त्या संदर्भातली नोंद आहे. त्यामुळे आपण जे काही कराल त्याची जबाबदारी ही आपल्या व्यक्तिगत ज्योतिषांवर आणि व्यक्तिगत समन्वयकांवर आणि सल्लागारांवर देखील असेल, हे आपण लक्षात ठेवा. पंडितजी, आपलं टाईम महाराष्ट्रामध्ये खूप खूप स्वागत. नमस्कार, थँक्यू. मला सांगा की नरेंद्र मोदी 400च्या पार जातील असं म्हटलं जातं आहे. त्यांनी तेवढं लक्ष ठेवलेलं आहे आणि जितकं लक्ष मोदी ठेवतात ते त्या लक्ष्याचा पाठलाग करतात, ते त्या टार्गेटचा पाठलाग करतात. 400 पार अबकी बार तुम्हाला किती खरं वाटतंय, किती खोटं वाटतंय कुंडलीच्या आधारावर? देखिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा. अब हर चैनल के माध्यम से आपको रोज सुनने को मिलता है कि अब की बार 400 पार, यानी कई बार तो ऐसा लगता है कि ये जुमला जो है, यानी ये जुमला ही कहेंगे, ये जो जुमला है ये सच होने वाला है या ये खाली जुमला ही रह जाएगा. मगर भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम. भाग्य से बड़ा कोई नहीं होता. एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कप धोने वाला व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन जाता है, बकरियां चराने वाला आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है, और कॉमेडी करने वाला बंदा यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है. तो यहाँ पर भाग्य का खेल है. आपने बोला ना कि हमारी जवाबदारी नहीं है, ये पंडित और ये 9 ग्रहों की जवाबदारी है. ये ग्रह प्रभु ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं. ये डेफिनेटली सत्य होते हैं, ये हमने साबित करके दिखा दिया है. और इस साबित करने में हमें हजारों करोड़ों लाखों साल की तपस्या करनी पड़ी, जिसके कारण ये साबित हुआ कि ज्योतिष जो है उसके बिना भगवान, आपने जो ज्योतिष बनाया है, अगला सांस नहीं ले सकते. अब बात करते हैं जो आपने प्रश्न किया, अब की बार 400 पार. 400 पार तो कोचरेकर साहब मुझे पता नहीं, 300 पार भी हो जाए तो प्रभु कृपा समझें. क्या कह रहे हैं पंडित जी? हाँ, अब पूरा देश तो 400 पार के लिए ललायित हो रहा है. देखिए, लालायित होना या किसी भी चीज़ को बार बार बोलना ये एक एफर्मेशन है. जब आप बीमार पड़ते हैं तो साइकेट्रिस्ट आपको बोलता है कि बोलो आई एम हेल्दी, माई लाइफ इज हेल्दी. तो ये
ये एक स्ट्रैटेजिकल स्लोगन है कि अब की बार 400 पार, ठीक है ना। तो देखिए भगवान को ऐसा पक्की बात है कि हिंदू राष्ट्र का उदय हो रहा है, हिंदुत्व का उदय हो रहा है, राम मंदिर बन चुका है, काशी कॉरिडोर बन चुका है, महाकाल कॉरिडोर बन चुका है। तो मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि हिंदू राष्ट्र बनने में किसी तरह की कोई कोताही ना हो। बट यहां पर ग्रहों की बात हो रही है। ये कार्यक्रम 9 ग्रह 12 राशियां 27 नक्षत्रों के ऊपर हम लोगों ने रखा हुआ है। वहां पर अब आप 400 के पार की बात करते हैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी की कुंडली देख लेते हैं पहले। नरेंद्र दामोदर मोदी 17/9/1950, वडाल, वृश्चिक राशि, शुक्ल पक्ष की 6 तारीख, अनुराधा नक्षत्र, वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र, लगन में बैठा हुआ मंगल और चंद्रमा। आप एक बात ध्यान से सुनिए, लगन में 8 नंबर मतलब वृश्चिक लगन, लगन में बैठा हुआ मंगल और चंद्रमा। लगन में बैठे हुए चंद्रमा की महादशा में जब नरेंद्र मोदी 2019 में हारे नहीं, तो अब मंगल की महादशा, जो मंगल राजनीति देता है, जो मंगल बाला साहब को बाला साहब बना देता है, जो मंगल जिद में आकर पूरे देश में सिकंदर और हिटलर जैसे लोगों को पूरा विश्व जीतने के लिए मजबूर करता है, उसी मंगल की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी की कुंडली में मंगल लगन में बैठा हुआ है। मगर मित्रों एक बात ध्यान से सुनिए, वो मंगल 0 डिग्री का है, उसकी पावर कम है। उसकी पावर कम होने की वजह से डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी जो इतना बड़ा सपना लेकर चल रही है, ये एफर्मेशन है, एफर्मेशन सेलेक्टेड स्लोगन बोलते हैं इसको, कि भाई अब मैं ऐसा कर दूंगा। जब 10,000 बार आदमी बोलता है तो हो भी जाता है कई बार। मगर यहाँ पर ग्रहों की बात करते हुए मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि वृश्चिक राशि में मंगल स्वग्रही होता है और उनकी मंगल की महादशा लगी हुई है। मंगल 0 डिग्री का है, मगर कहीं ना कहीं अगर हम उसके सामने राहुल गांधी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो राहुल गांधी का डेट ऑफ बर्थ मैं आपके समक्ष बोलना चाहता हूं। राहुल गांधी का डेट ऑफ बर्थ अगर हम पकड़ते हैं तो उसमें दिल्ली में उनका जन्म हुआ 19/6/1971, 19 जून 1971, 71, 9:30 दिल्ली, मेष राशि, कर्क लगन और भरणी नक्षत्र। कर्क लगन बहुत बड़ी बात है। कर्क लगन में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक कर्क लगन आता है। और अब अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें तो इनके भी मंगल की बात करनी आवश्यक है। कहते हैं जब मकर राशि का मंगल किसी को मिलता है तो पूर्व जन्म का बलिदान या पूर्व जन्म का कोई पुण्य आपके जीवन में आता है, जिसकी वजह से आप एक राजा परिवार में जन्म लेते हैं। राहुल गांधी परिवार में पैदा हुए, गांधी का ठप्पा लगा। मैं मेष राशि को गलत बोल गया, राहुल गांधी की भी वृश्चिक राशि है, कर्क लगन है। और एक बात ध्यान से सुनिए महाराज, मकर राशि का मंगल जिस आदमी को मिलता है वो हटता नहीं है, वो जिद्दी रहता है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के लिए और गांधी परिवार के लिए समस्याएं खड़े की, मैं तो सीधा कहूंगा, और जिस बल से कांग्रेस के ऑपोजिट भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, वो बल तो डेफिनेटली अनुशासन से आता है, वो बल परिश्रम से आता है, वो बल ईमानदारी से आता है। कांग्रेस के अंदर वो सब चीजें कम थी, इसलिए कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी टेक ओवर कर गई और बहुत से कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, 60 से 70 दिग्गज नेता जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर गए, और जिनमें से बहुत से तो आज के दिन मिनिस्टर हैं। अब राहुल गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 2011 में उनकी राहु की महादशा चली। मंगल के साथ राहु बैठा हुआ बलवान बना देता है आदमी को।
मगर 9 साल तक राहु आपको बड़ा नहीं बनने देता। आपको याद होगा उद्धव ठाकरे की कुंडली में जब राहु की महादशा चली तो हम एक कार्यक्रम करते थे भविष्यवाणी, तभी हम ये बोलते थे कि अभी उनके ऊपर 9 साल खत्म हो गए हैं, राहु के सत्ता में आएंगे। तो आए। अब यहां पर राहुल गांधी की कुंडली की बात करें तो 11 और 9 21 साल 2021 कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक और अकलमंदी का जो काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दाम वो काम करवा दिया, 12 तुगलक लेन छोड़ दिया। वास्तु का इसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। राहुल गांधी की राहु की महादशा जब 2029 तक लगी हुई है और 2021 के बाद अगर हम पकड़ें तो कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश तो उनको मिला ही मिला। और आज की अगर हम बात करें तो इन दोनों पार्टियों की जब हम गणना करते हैं तो राहुल गांधी ने 2021 के बाद केजरीवाल के और समाजवादी पार्टी सबके साथ मिलकर एक इंडी गठबंधन बना दिया। तो ये गठबंधन जो है इसके सामने भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी है। 400 के पार के नारे लगाती जा रही है। मगर समय बड़ा बलवान है और 2029 तक राहुल गांधी की राहु की महादशा, और कहते हैं कि हिमाचल और कर्नाटका तो मिला, ठीक है, तीनों स्टेट वापस भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मगर यहाँ पर राहुल गांधी की कुंडली बलवान होती हुई दिखाई देती है। अगर आप नंबरों की बात पूछेंगे, जिस वक्त तो मैं नंबर भी निकाल के रखे हुए हैं, राहुल गांधी की कुंडली बलवान होती हुई दिखाई देती है। अपनी पैतृक सीट जो उनके दादा परदादा मामा काका माता पिता की सीट अमेठी नहीं बरेली से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। वायनाड से भी उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। 2 जगह से इस बार राहुल गांधी खड़ा है। एक बात ध्यान रखिए, वो कार्यक्रम आपने बहुत सराहा था जब हमने 12 तुगलक रोड की बात करी थी। लोगों ने करोड़ों की नज़र में उसको देखा और अब वो 10 जनपद माँ के साथ रहते हैं। यहाँ से मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, तो डेफिनेटली वास्तु का इफेक्ट भी पड़ेगा। और इस वक्त कुंडली दोनों की अगर हम देखते हैं, उसके साथ बाकी के लोग जो हैं, समाजवादी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है, चाहे वो जेल में है, इन सबको पकड़कर जब हम शेख अब्दुल्ला है, इन सब की कुंडलियों का भी मुझे अध्ययन करना पड़ा, क्योंकि इस वक्त पार्टियां इतनी हो गई हैं। पहले तो हमको बड़ा आसान होता था, 20 साल पहले 4 कुंडलियां ली और भविष्यवाणी कर दी, समझे ना। आज तो वातावरण ऐसा हो गया है कि किसकी कुंडली देखें, किसका शनि भारी है, किसका शनि खराब है, बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं हम। तो पंडित जी ये आप दुविधा में पड़ते हैं, लेकिन लोग भी दुविधा में पड़े हैं। तो इसलिए अगर हम देखते हैं कि मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था 2004 ते 2014, त्यावेळेला नवरात्री संपलेली होती, दुर्गामाचं आगमन झालेलं होतं। तेव्हा झालेल्या दुर्गामाच्या आगमनाचा आणि आत्ता झालेल्या दुर्गामाच्या आगमनाचा काय समन्वय होतोय किंवा काय होतंय की ज्याच्यामुळे वेगळे काही निर्णय आणि निकाल देशाला बघायला मिळू शकतात? ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही, समझे ना। इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है जो आपने मुझे पूछा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नवरात्रों की किताब पढ़ लीजिए आप, हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिए। मगर पहले नंबरों की बात करता हूँ, मगर उसके बाद एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने खोलूँगा। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को 500 कितनी सीटें हैं भारत में, जो 546 में 272 सीटों पे कोई भी पार्टी को जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए 272 सीटें लेनी पड़ती हैं। तो 272 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आएगी कि नहीं आएगी, ये सवाल सबसे बड़ा आपने जो पूछा। 400 पार, मैंने बोला 300 हो जाए तो भी बड़ी बात है। 272 के ऊपर आएंगी। 292 सीट की मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें मैंने बार बार एक अदर शो में भी बोला कि 10 इधर या 10 उधर, मगर सब मिला के 332 सीटों की
भविष्यवाणी मैं यहाँ करता हूँ। 332 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस के साथ में यहाँ पर लेती हुई दिखाई देती है। साम दाम दंड, नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली, अमित भाई शाह की कुंडली, पीयूष गोयल की कुंडली, भारतीय जनता पार्टी के नड्डा साहब की कुंडली और कांग्रेस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, इंडिया गठबंधन की कुंडली, तो उसमें मैं एकमात्र राहुल राजीव गांधी की कुंडली का अध्ययन करता हूं, जिसकी भी वृश्चिक राशि है, लगन कर्क है, जिद क्रोध और वाणी में थोड़े कमजोर, मंगल 7वें घर में राहु के साथ, इसीलिए अविवाहित। आप देख लीजिए हमारे देश को सब अविवाहित से ज़्यादा अविवाहित प्रधानमंत्री मिले हैं। तो यहाँ पर भी समय बुरा नहीं है। राहुल गांधी अपनी दोनों सीटें जीत सकते हैं, ध्यान रखिए ये बात। और डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा आघात पहुंच सकता है अगर वो 300 के ऊपर नहीं जाती है। 332 सीटों की मैंने भविष्यवाणी की है, 10 से 15 सीट इधर उधर होंगी, उसमें ज़्यादा जाने के योग नहीं है, कम जाने के योग हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करेंगे आगे आकर कोचरेकर जी, कर्नाटक की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, तो के साथ वो गन्ना में मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पर राहुल गांधी की राहु की महादशा, 2004 में मनमोहन सिंह की राहु की महादशा में एकमात्र पंडित राजकुमार शर्मा ऐसा व्यक्ति था जिसने भविष्यवाणी की थी कि अगला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होगा, अटल बिहारी नहीं। और जो उसके बाद हम अपने चीफ मिनिस्टर की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 2012 में एकनाथ शिंदे, धनु राशि, राहु की महादशा लगी मित्रों। नहीं पंडित जी, मुझे ये बताइए कि तो वहां पे वो सीएम बने। अब राहुल गांधी की राहु की महादशा लगी हुई है। अब आपने जो सवाल किया, जो मैंने रहस्य तो खोलने दीजिए, फिर मुझे पूछिए। वो रहस्य ऐसा है कि नवरात्रों में हम लोग देवी को जब आते हुए देखते हैं, पहले दिन तो नवरात्रों में देवी किसी ना किसी वाहन पे आती है, कभी शेर पे, कभी मयूर पे, कभी बैल पे। तो इस वक्त जो है ये नवरात्रों में देवी किस पे आई? घोड़े पे आई। तो 2014 में भी देवी घोड़े पे आई थी, सत्ता में परिवर्तन हुआ था, इसलिए जब भी देवी घोड़े पे आती है तो वो परिवर्तन लाती है, सत्ता में राजा का सिंहासन डोलने लग जाता है। मगर यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा सहारा भी है ना कि आदरणीय प्रधानमंत्री माँ के भक्त हैं और बिना खाए पिए गर्म पानी के ऊपर नवरात्रे करते हैं। तो इसलिए माँ घोड़े पे आए या शेर पे आए, उनको तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, और जो राम लाए हैं उनको दूसरा आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ पे जो पहले मंत्री प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी सात्विकता कितनी थी मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, मगर ये प्रधानमंत्री ऐसा है जिसकी सात्विकता गिनाने की जरूरत पड़ रही है मुझे। जिन्होंने राष्ट्र के लिए 370 लाया, जिन्होंने राम मंदिर 500 साल का 15,000 हिंदुओं के बलिदान को से लाकर खड़ा कर दिया कि भाई देखो मैंने करके दिखाया। तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर देवी जब घोड़े पे आती है तो सत्ता में परिवर्तन होता है, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। पर उसी के साथ में आपके कर्म, सात्विकता, धर्म ये बहुत मायने रखता है। पंडित जी, जर आपण पाहिलं की नरेंद्र मोदी यांना उत्तर प्रदेशमधून मोठ्या प्रमाणामध्ये म्हणजे 80 जागा आहेत, तर तिथून त्यांना योगी आदित्यनाथ आणि अमित भाई यांच्यामुळे तिथून खूप मोठा आधार वाटतोय किंवा तिथून खूप मोठ्या प्रमाणात आपण चांगली कामगिरी करू असं वाटतंय। त्यानंतरचा त्यांचा कटाक्ष, त्यानंतरचा त्यांचा लक्ष हा महाराष्ट्रावर आहे, कारण तिथे 48 जागा आहेत। महाराष्ट्र नरेंद्र मोदींना मदत करेल की राहुल गांधींना मदत करेल, तुमचं काय मत आहे? देखिए यहाँ पर जो 80 सीटों की आप पहले बात की है ना, अपन मेन स्टेट ले लेते हैं जैसे आप बोलते हैं। 80 सीटों की बात करें तो वहाँ पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं 58 से 62 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को आराम से मिलेगी। अब महाराष्ट्र की, क्योंकि नरेंद्र मोदी अकेले नहीं, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ बलडोजर बाबा बैठे हुए हैं, समझे ना। उनके कार्य में कोई कमी नहीं है, उनके ऊपर दबाव डालने के बावजूद भी वो अपने काम में सक्षम हैं, लगे हुए हैं, और बाबा गोरखनाथ की कृपा है उनके ऊपर।
अब महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर बहुत बड़े दो चेहरे, दो ब्रांड हुए हैं। एक ब्रांड तो हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, और दूसरा ब्रांड शरद पवार, भगवान उनकी दीर्घायु करे। ये दो ब्रांड है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता। अब तीसरा ब्रांड जो बनते जा रहा है उसका नाम है एकनाथ शिंदे एंड देवेंद्र फडणवीस। ऑफ कोर्स पवार साहब के पुतने हैं ना, भतीजे जो हैं, उन वो भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सक्षम है। मगर आज अगर हम महाराष्ट्र की सही मायनों में विश्लेषण करें तो इन दो ब्रांड्स को तो आप नहीं भुला सकते। लोगों का आज भी मन जो है वो बारामती हो या महाराष्ट्र के अलग अलग स्टेट हो, वो पवार के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा, जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र बाला साहब ठाकरे के साथ में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर 48 सीट हैं। यहाँ पर बाला साहब का ही एक बहुत ही सक्षम नेता, सक्षम सैनिक, जिसकी धनु राशि है और राहु की महादशा चल रही है, उसका नाम है एकनाथ शिंदे, एकनाथ संभाजी शिंदे, टू बी वेरी स्पेसिफिक। राहु की महादशा चल रही है, राहु पराक्रम का घर है। कहां से निकलकर शिवसेना को, पूरे के पूरी शिवसेना को अपने झंडे के नीचे ले लिया, और झंडा भी ले लिया, झंडे के साथ में धनुष और धनुष के साथ में बाण भी ले लिया। तो मित्रों, डेफिनेटली एक आदमी, उसको आप गद्दार बोलो, उसको आप बेईमान बोलो, उसको आप कुछ भी बोलो, उसकी सक्षमता, उसके प्रहार, उसके संघर्ष को तो आप सराहने से पीछे नहीं हट सकते ना। उसने जो किया है वो करके दिखाया है, और ये नहीं कि करके अपनी पार्टी बनाकर कहीं इधर उधर भाग गया। उसने करके बाला साहब की ही इज्जत और दिगे साहब की इज्जत बढ़ाई है। आज भी वो स्वर्गीय बाला साहब के ही गुण गाता है। अपनी पार्टी, जब भी कभी मेरी मुलाकात भी अब कभी गलती से होती है साल 2 साल में, तो सबसे पहला, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो उनका सोफ़ा हो, उसके पीछे बाला साहब का चित्र लगा है। उन्हीं के विचारों को आगे ले जाता हुआ एकनाथ शिंदे, और दूसरा अजीत पवार, तीसरा देवेंद्र फडणवीस तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यहाँ पर 32 सीटें मिनिमम भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस को जाती हुई देखती हैं। इसमें 2 बढ़ सकती हैं कोचरेकर जी, 34-35 भी हो सकती हैं। और महाविकास यानी महायुति को 32 से 35 सीट दे दी हमने जो गणना की है, और महाविकास आघाड़ी को डेफिनेटली 12 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। वो भी इसलिए क्योंकि आज भी उनका ब्रांड जो है वो पब्लिक में जा रहा है। लोगों की आस्था आज भी उनके साथ जुड़ी हुई है। हाँ, ये तो केंद्र के इलेक्शन हो गए, मगर मित्रों, स्टेट इलेक्शन में एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस, जो आज के दिन उद्धव ठाकरे नहीं है, एकनाथ शिंदे है, अजीत पवार है, ये अलायंस महायुति का 32 से 35 सीटें ले जाने में कामयाब होगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी के बल को और मजबूत करेगा। पंडितजी, जर आपण पाहिलं तर तुम्ही आता जसं म्हणालात तसं बाळासाहेब ठाकरेंचं महाराष्ट्रामधलं राजकीय योगदान आणि लोकांचं त्यांच्यावर असलेलं प्रेम आजही कायम आहे। मग अशा परिस्थितीमध्ये जर तुम्ही म्हणालात की 15 जागा या महाविकास आघाडीला मिळू शकतात किंवा भेटतील, तर मग 12 से 15 तुम्ही आपण पकडून चालू, तर मग उद्धव ठाकरे यांची कामगिरी ही फक्त एकेरी आकड्यात असेल, सिंगल डिजिट असेल। या निवडणुकांनंतर विधानसभेसाठी उद्धव ठाकरे नव्या उत्साहाने कामाला लागू शकतील का, की यातल्या अपयशामुळे ते कोमेजून जातील? तुमचं काय मत? इसको अपयश नहीं कह सकते आप, ये अपयश नहीं है। लोग नरेंद्र मोदी को केंद्र में देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी से बड़ा ब्रांड आज के दिन तो इन भारत में नहीं है, ये तो मानते हैं आप जी। पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी ने भारत का झंडा फहराया है। पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी ने छाती चौड़ी करके 56 इंच की ये लोगों को बताया कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम अपने धर्म और अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। इसलिए एक बात तो तय है कि केंद्र में आज भी आम आदमी भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता है। मगर यहाँ पर जब इलेक्शन हो गए, मैंने तो अभी बोला, अद्भुत रिजल्ट आएंगे। अद्भुत मतलब अद्भुत।
मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि आदित्य ठाकरे, क्योंकि मुझे आपके शो के माध्यम से मैंने एक बार बोला था कि आदित्य ठाकरे प्राइम चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, तो मुझे आज भी लोग रात को फोन करके पूछते हैं, अरे तुम्ही ते भाकीत केला होता कि आदित्य ठाकरे सीएम होणार? क्यों नहीं होना? बाला साहब ठाकरे का ग्रैंडसन है वो, समझे ना आप। तो आगे आने वाले दिनों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बात हम तब करेंगे जब यहाँ पर आमदारगी के इलेक्शन होंगे, उसमें बहुत बड़ी गणना, बहुत बड़े विश्लेषण मैं अभी से करने शुरू कर दिए हैं। इसलिए मित्रों, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान के आगे कि मुझे बल दें, मेरे बुद्धि दें, ताकि मैं इस गणनाओं को आपके समक्ष ईमानदारी से रख सकूं। पंडितजी, आता आपण येऊया सगळ्यात महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे. 48 जागांपैकी 5 ठिकाणी अशा पद्धतीत मुकाबला होतोय की संपूर्ण देशाला असं वाटतंय की इथे काय होणार. आणि त्यामध्ये सगळ्यात पहिला मतदारसंघ आहे तो म्हणजे बारामतीचा, सुप्रिया सुळे विरुद्ध सुनेत्रा पवार. त्यानंतर सिंधुदुर्ग रत्नागिरी, नारायण राणे विरुद्ध विनायक राऊत. त्यानंतर दक्षिण नगर, सुजय विखे विरुद्ध निलेश लंके. त्यानंतर चंद्रपूर, जिथे सगळ्यात महाराष्ट्राच्या सगळ्या भाजपच्या नेत्यांच्या नजरा लागल्या आहेत, तो मतदारसंघ आहे मिसेस धानोरकर आणि सुधीर मुनगंटीवार. आणि ज्या तांबड्या मातीत कुस्ती रंगली महाराष्ट्राची, एक खूप मोठी परंपरा आहे, त्या कोल्हापूरमध्ये शाहू महाराज विरुद्ध संजय मंडलिक. या 5 लढतींपैकी तुमचा अंदाज काय आहे? देखिए, इसमें सिर्फ अंदाज ही लगाया जा सकता है। आपने बारामती की बात की, सुनेत्रा, सुप्रिया, तो नाम राशि के हिसाब से दोनों की कुंडली बहुत मजबूत है, कोई भी जीत सकता है। मगर अजीत पवार का जो मुद्दा है, वो दाव जो है वो डेफिनेटली ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट कि वे ये जो है सीट जो है अजीत पवार के पास आनी चाहिए, और सुप्रिया के पास पिता का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो इन दोनों के लिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि कहीं ना कहीं इन जो भी जीते वो राष्ट्र की सेवा करे। मगर मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और यहाँ पर आगे की अगर आपने जो बात की है, इन सब सीटों के ऊपर इतना वाद विवाद, इतनी कंफ्यूजन पैदा हुआ है कि महाराष्ट्र में हर आम आदमी आगे आने वाले दिनों में इलेक्शंस में वोट डालने के लिए ये सोचेगा कि धनुष्मान तो वही है जिसको मैं 50 साल वोट डालते आया हूं, हाथ वही है जो मैं 50 साल वोट डालते आया हूं। ये हाथ धनुष्मान के साथ में कैसा आ गया, ये हाथ तुतारी के साथ कैसे बहुत से कंफ्यूजन है। इसलिए इस कंफ्यूजन से मैं दूर रहना चाहता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि भारत विजयी हो और धर्म गुरु बने और भारत में उन्नति हो। मगर कोल्हापुर की बात कर लो तो वहाँ पे साहू महाराज की कुंडली मेरे पास आई हुई है, वो डेफिनेटली मजबूत है, नो डाउट एट ऑल। और यहाँ पे सतारा में भी राजे खड़े हैं, उनके साथ भी मेरा संपर्क है। तो अपनी अपनी लड़ाई हर आदमी लड़ता है। सुजय विखे पाटिल और सामने लंके हाँ, नीलेश लंके की कुंडली भी बहुत मजबूत है। ये भी बहुत लड़ाई जोर में होने वाली है। जो भी जीतेगा 10-20 हज़ार सीटों से जीतेगा, वोट से जीतेगा, 10-20 हज़ार भी नहीं, 4-5 हज़ार वोट से जीतेगा। नीलेश लंके की कुंडली को राधा किशन जी हल्के में मत लीजिए, बहुत मजबूत कुंडली है। कोई पाठ पूजा शक्ति भक्ति का सारा इंतज़ाम करिए। और ये 5 सीटों के ऊपर मुझे क्षमा करें, मगर जो जीते राष्ट्र की सेवा करे, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। पंडितजी, जहां आत्ता जर आपण या सगळ्या लोकसभा निवडणुकांकडे पाहिलं तर या लोकसभा निवडणुकांमध्ये 3 लोकांचं राजकीय भवितव्य डावावर लागलेलं आहे मोठ्या प्रमाणात जर आपण पाहिलं तर. त्यातला पहिली व्यक्ती आहे ती म्हणजे देवेंद्र फडणवीस. त्याच्याही आधी जर आपण पाहिलं तर एकनाथ शिंदे, कारण ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या तिघांच्या कुंडलीच्या आधारावर या लोकसभेमध्ये कोण सगळ्यात मोठा हीरो होईल आणि कोण झिरो होईल असं तुम्हाला वाटतं? देखिए, अगर देवेंद्र साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कुंभ राशि केतु की महादशा 2019 में लगी और 19 में हमने बोला कि एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे, मगर वो बने नहीं। यहाँ पे तो गाड़ी कहीं और चली गई, यहाँ पे तो उद्धव ठाकरे सीएम बन गए।
मगर मैं बोलते गया लगातार कि एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे, और 2022 में कृपा हुई और वो चुने गए। अब देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि में केतु की महादशा लगी हुई है, जिसकी देवेंद्र फडणवीस को जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी हानियां हुई। प्रधान चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तो भी बड़ी मुश्किल से बड़ी मिन्नतें तरले, मतलब सीएम तो बन गया था एकनाथ, उसके बाद 15 मिनट के बाद डिक्लेयर हुआ कि डिप्टी सीएम ये होंगे। आज भी उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, कुंडली को देखते हैं, तो डेफिनेटली केतु की परिस्थिति सुधर गई है कुंभ राशि पे, मगर साढ़े सती चल रही है। बार बार मैं ये बात बोलता हूं कि एक महापूजा करानी चाहिए। डेफिनेटली एकनाथ शिंदे की कुंडली और देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एकनाथ शिंदे जो है वो आउटस्टैंडिंग हीरो बन के निकल सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस को केंद्र का पठिंबा है, इसलिए एक बात तय है, मैं आज भी ये बात समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में अगर महायुति की सरकार बनती है तो देवेंद्र फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बाकी दोनों जो हैं उनके साथ रहेंगे, ये बात में कोई दो राय नहीं। पंडितजी, आता सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न, मित्र हो, आपण या प्रश्नाकडे जरा थोडं काळजीपूर्वक पद्धतीने ऐका आणि पंडितजींनी कुठलाही आडपडदा न ठेवता या प्रश्नावर व्यक्त व्हावं असं मला वाटतं। पंडितजी, नुकतंच नरेंद्र मोदी यांनी जाहीरपणे असं वक्तव्य केलंय की जर उद्धव ठाकरे यांना अडचण आली किंवा भविष्यात त्यांच्यावर एखादं संकट आलं तर मी त्यांच्याबरोबर राहीन, मी त्यांना मदत करेन, असं नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान असताना म्हटलेलं आहे। उद्धव ठाकरे आणि नरेंद्र मोदी यांच्या कुंडलीच्या आधारावर हे दोन नेते, एक केंद्रातला, राज्यातला आणि एक राष्ट्रीय पातळीवरचा, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा नेता एकत्र येतील असं आपल्याला वाटतं का? आणि जर ते येणार असतील तर ते कधी येतील, आणि जर येणार नसतील तर ते कोणामुळे येणार नाहीत? आजूबाजूच्यांमुळे येणार नाहीत, पत्नीयोगामुळे येणार नाहीत, पुत्रयोगामुळे येणार नाहीत, कोणामुळे येणार नाहीत, आणि आले तर ते कशामुळे येतील? देखिए, आपने जो सवाल किया उसी में ही प्रश्न छुपा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने अगर कहा है कि मैं उद्धव ठाकरे का सहयोग करूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा, उसका कारण ये नहीं है कि वो युति बनाकर आगे जाकर सरकार बनाएंगे जो 2019 में हुआ था। उसका मतलब ये है कि अगर उद्धव ठाकरे के ऊपर कोई ईडी का केस चल रहा है, सीबीआई की इंक्वायरी आई हुई है, तो मैं उनकी हेल्प करूंगा। आप इस बात को इस तरह भी तो ले सकते हो ना। और उद्धव ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनकी कुंडली में सिंह राशि है, अभी गुरु की महादशा लगी हुई है, आगे आने वाले दिनों में शनि की महादशा लगेगी। उनको अपनी सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उनको हार्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी एक ज़माने में, भगवान करे उनकी दीर्घायु हो। और यहाँ तक नरेंद्र मोदी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, और नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली वृश्चिक राशि, उसका स्वामी मंगल है। सूर्य और मंगल कभी भी मित्र नहीं हुए, ध्यान रखिए। हाँ, एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं। मंगल अंगारक है, आपने देखा मंगल क्या है? अंगारक है। धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। और सूर्य क्या है? आग का गोला है। दो अंगारक, दो आग के गोले आप कैसे मैदान में खड़े कर सकते हो? इसीलिए तो इनकी युति टूटी, ग्रहों के मुताबिक इसीलिए इनकी युति टूटी और उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर बन गए। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं पॉलिटिकली विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली के माध्यम से विश्लेषण करके दिखा रहा हूं। सूर्य और मंगल अगर लड़की और लड़के की कुंडली में भी इकट्ठे बैठे हों तो हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों के झगड़े से अच्छा है बाहर ये लोग शादी ना करें। तो यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने का सवाल है। वो आदरणीय नरेंद्र मोदी के बाला साहब के साथ पुराने संबंधों का एक समावेश हो सकता है, मगर यहाँ तक आगे आने वाले दिनों में इकट्ठे बैठकर सरकार बनाने की बात है, वो मुझे कुंडली के माध्यम में इस जन्म में असंभव दिखाई देता है। मैं किसी को नहीं मानता हूं कि आप बोलते हैं ना कि कौन जबल है, कौन दूर है, कौन आदमी है जिसकी वजह से, नहीं, यहाँ पे ग्रहों में लिखा हुआ है कि भाई 27 में से 15 गुण मिलते हैं, नहीं हो सकती शादी। इसलिए आगे अगर होती तो टूटती क्यों? सरकार तो उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में इलेक्शन लड़ा था 19 का, 14 का, सरकार में साथ में खड़े रहे हैं, फिर 19 में क्यों टूट गई?
इसलिए क्योंकि सूर्य और मंगल, फिर वापस बोलता हूँ, सूर्य उद्धव साहब की कुंडली का स्वामी है, राशि का स्वामी है, उनकी राशि का स्वामी मंगल है। ये दोनों की युति देखो, ये दो गोलों को आप साथ में खड़ा इकट्ठा करेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। हाँ, मित्र बाला साहब को वो रिस्पेक्ट करते थे, हिंदुत्व का एक चेहरा मानते थे आदरणीय नरेंद्र मोदी, इसलिए उनकी मदद करने के लिए वो कभी भी खड़े हो सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। यहाँ पर मैं पॉलिटिकल और एस्ट्रोलॉजिकल दोनों विश्लेषण कर दिए। हे आहेत पंडित राजकुमार शर्मा। पंडितजी, आपल्याला खूप खूप धन्यवाद की आपण काही महत्त्वाचे मुद्दे संपूर्ण जगासमोर आणले आणि जगभरातले प्रेक्षक पंडितजींना फॉलो करत असतात। त्यांच्या भविष्यवाणीनुसार येणाऱ्या काळामध्ये मित्र म्हणून किंवा एक हितचिंतक म्हणून नरेंद्र मोदी हे उद्धव ठाकरेंना मदत करतील, पण उद्धव ठाकरे आणि नरेंद्र मोदी यांची भाजप किंवा अमित शहा यांची भाजप हे दोन पक्ष राजकीय पक्ष म्हणून एकत्र येणार नाहीत, अशी पंडित राजकुमार यांची भविष्यवाणी आहे। त्याचप्रमाणे 300च्या आजूबाजूलाच भारतीय जनता पक्ष गुंडाळला जाईल असं त्यांना वाटतंय, 400 पार होणार नाहीत अशी त्यांची भविष्यवाणी आहे। त्याचबरोबर राहुल गांधी यांना दुर्लक्षित करून चालणार नाही असंही पंडित राजकुमार शर्मा यांनी म्हटलेलं आहे। आणि त्यामुळे हा संपूर्ण व्हिडिओ किंवा संपूर्ण शो आपण जर पाहिला असेल तर तो तुम्हाला कसा वाटला ते आपण आम्हाला कळवा आणि आमच्या इनबॉक्समध्ये आपण व्यक्त व्हा। राहुल गांधी देशाचे पंतप्रधान होतील का आणि या निवडणुकांनंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नशिबी काय लिहिलेलं आहे। पंडित राजकुमार शर्मा यांच्या मते या महाराष्ट्राचा राजकीय हिरो एकनाथ शिंदे असणार आहे। याच्याबद्दल आपलं काय मत आहे आपण आमच्या इनबॉक्समध्ये व्यक्त व्हा आणि हा व्हिडिओ आपल्याला जर आवडला असेल तर तो लाईक करून शेअर करायला विसरू नका। पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याबरोबरचा एक नवा कार्यक्रम आम्ही घेऊन येणार आहोत, पण तोपर्यंत आपण आमच्या नव्या कार्यक्रमाची आणि पुढील व्हिडिओची वाट पहा आणि स्वतःची काळजी घ्या। पंडितजी, पुन्हा एकदा आपल्याला खूप खूप धन्यवाद। धन्यवाद।